स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आज राज्यसभा में पेश होंगे कृषि संबंधित तीनों बिल। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां कृषि संबंधित तीनों बिल जो है आज पेश किए जाएंगे। और राज्यसभा में विपक्ष की नाराजगी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीनों बिल पर राज्यसभा में चर्चा और मतदान भी होगा। और इससे पहले लोकसभा से पास हुए थे तीनों बिल, लेकिन आज राज्यसभा में पटल पर रखे जाएंगे और साथ ही इसको लेकर मतदान प्रक्रिया भी होगी। हालांकि विपक्ष इस पर हंगामा भी कर सकता है। राज्यसभा में विपक्ष की नाराजगी एक बड़ी चुनौती होगी, तो तीनों बिल पर राज्यसभा में चर्चा और मतदान भी होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आज राज्यसभा में पेश होंगे कृषि संबंधित तीनों बिल। तो आज राज्यसभा में कृषि संबंधित तीनों बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष की नाराजगी एक बड़ी चुनौती राज्यसभा में। और तीनों बिल राज्यसभा में चर्चा और फिर मतदान भी होगा। चलिए रुक करेंगे। देश में कोरोना का कहर भी जारी है। 24 घंटे में कोरोना के लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। 92,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 54 लाख के पार पहुंच चुकी है। यानी कि कोरोना से अब तक 86,774 लोगों की मौत। तो पिछले 24 घंटे में 1,149 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,149 लोगों की मौत। तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा। 24 घंटे में कोरोना के 92,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 54 लाख के पार पहुंच चुकी है। यानी कि कोरोना से अब तक 86,000 लोगों की अगर हम बात करें तो केसेस सामने आए। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी। तो 24 घंटे में कोरोना के 92,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 54 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं कोरोना से अब तक 86,774 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,149 लोगों की मौत। तो आंकड़ों में तेजी से इजाफा और ये आंकड़े स्थिति को चिंताजनक बना रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे का आंकड़ा वाकई स्थिति को चिंताजनक बनाता हुआ। तो देश दुनिया के साथ प्रदेश में भी कोरोना का असर। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 5,729 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 3,48,000 के पार। कोरोना से अब तक लगभग 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या 66,000 के पार पहुंच गई है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। देश दुनिया के साथ प्रदेश में भी इसका कहर जारी है, यानी कि यूपी में भी तेजी से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ। पिछले 24 घंटे में 5,729 नए केस सामने आ चुके हैं। कोरोना की मरीजों की जो संख्या है वो 3,48,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक लगभग 5,000 लोगों की मौत। तो एक्टिव मरीजों की संख्या 66,000 के पार। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंडल की समीक्षा की है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि बहराइच, श्रावस्ती और साथ ही बलरामपुर जैसे जिलों में विकास की असीम संभावना है। बौद्ध सर्किट का अहम हिस्सा होने के चलते इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। इन जनपदों में अच्छा कार्य हो रहा है। जरूरी है कि इन क्षेत्रों पर फोकस करते हुए संयुक्त विकास की कार्य योजना बनाई जाए। इन जिलों के पिछड़ेपन का जो दंश है उसे मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर जरूरी प्रयास भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी लखनऊ स्थित अपने आवास से देवीपाटन मंडल और उसमें शामिल जिलों बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच की समीक्षा कर रहे थे। देवीपाटन मंडल में कोरोना की स्थिति नियंत्रित होने पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाए जाने की जरूरत भी बताई है। साथ ही गोंडा में नए कोविड अस्पताल को जन उपयोगी बनाने के निर्देश भी दिए। हॉस्पिटल बाहर इसलिए बनवा रहे हैं लखनऊ के लोड को कंट्रोल किया जा सके,
नहीं तो अगर हर व्यक्ति लखनऊ आएगा तो लखनऊ में कुछ बचेगा क्या? लखनऊ तो ये अंतिम वो है कि लखनऊ अगर किसी को जाना है, कहीं कोई सुविधा नहीं है तो लखनऊ की सुविधा उसके लिए हो सकती है, लेकिन हर पेशेंट आ जाएगा। अगर कोई भी कोविड पेशेंट का तो मामला ही इस प्रकार का है कि अगर प्रारंभ में सावधानी बरत दी जाए, समय से हमने किसी भी व्यक्ति की जांच करके समय पे अगर हमने ट्रैक कर लिया, ट्रेसिंग हमारी ठीक है, तो सर्विलांस हमारा इतना बेहतर होना चाहिए कि हम समय से उस व्यक्ति को, वह कोमॉर्बिड भी है तो भी हम उसको अगर समय पे हॉस्पिटल पहुंचवा लें, वह लेवल 2 के भी हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जब ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाएगा या जब कोई लापरवाही कर देगा, बीमारी को छुपाएगा, तो खतरनाक स्थिति है, अन्यथा कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसलिए हम लोग कोताही न बरतें इस मामले को लेकर। वहीं सरकारी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरा करने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सहायक अध्यापकों के 69,000 खाली पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को टीटी की परीक्षा कराई गई थी। 7 जनवरी 2019 को शासनादेश की तरफ से टीटी परीक्षा में पास होने के लिए असामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65% और पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक निर्धारित किया गया था। इस शासनादेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दी थी और साथ ही हाईकोर्ट ने 21 मई 2020 को राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि शिक्षा मित्रों के निर्धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर बाकी के पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश भी दिया है। तो हफ्ते भर में ये प्रक्रिया जो है अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो और साथ ही 21 सितंबर को सीएम योगी की अहम बैठक भी होगी। सरकार के रोजगार के आंकड़ों पर सभा का पलटवार देखने को मिला है। सुनील सिंह साजन ने सरकार पर पलटवार किया है। यूपी सरकार ने गलत आंकड़े जारी किए हैं, यह भी कहा जा रहा है और साथ ही स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी पद संविदा के हैं, ये भी वो कहते हुए नजर आए। यानी कि सरकार युवाओं को धोखा दे रही है। सुनील साजन का ये स्टेटमेंट, ये बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने रोजगार दिया है उसकी सूची जारी की है और उस सूची देखने के बाद ये लगता है कि इससे झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती। उन्होंने जो विभागवार सूची जारी की है, अगर हम चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें 90% जो पद हैं वो संविदा के हैं या आउटसोर्सिंग के हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 100 के 100% जो पद हैं वो सब संविदा के हैं। तो आखिर सरकार किस नौजवानों को गुमराह कर रही है? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी की नई फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बन सकती है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। यहाँ फिल्म सिटी निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प भी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही इसके साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा और इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्य योजना तैयार की जाए। और मुख्यमंत्री ने ये बातें मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर सेफ सिटी के बारे में। एक वहां से नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, इन सभी से हम लोगों ने जितने भी हमारी सिटी हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य हम लोग कर सकते हैं और खासतौर पर जिन्हें हम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं
वहां पर तो ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। बारे में कहा है कि जो भी जरूरतमंद है उसके लिए राशन। तो यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने को लेकर भजन गायक अनूप जलोटा काफी खुश है। अनूप जलोटा का कहना है कि यूपी का टैलेंट मुंबई में भी चमक रहा है। वहीं हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का कहना है कि योगी सरकार का ये फैसला काफी अच्छा है। तो भजन गायक अनूप जलोटा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, प्रदेश में फिल्म सिटी के ऐलान को लेकर बधाई दी और साथ ही कई लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चित किया है, फिल्म सिटी बनाने का निश्चित किया है। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश ने कितना ही योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ही लोगों के कारण आज फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है, वो उत्तर प्रदेश की ही है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूं और योगी जी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। ओ बल्ले 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 दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। हम बहुत समय से चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने और वो सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन के लिए बहुत गंभीर है। और अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है, समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम इसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे लोग यहीं पर काम करेंगे, अपने प्रदेश में काम करेंगे। हमारे कलाकार, हमारे प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, म्यूजिशियन, सिंगर्स, ये मुंबई में जाके इनको भटकना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है अपना घर छोड़ के। तो अब उत्तर प्रदेश में इनको काम मिल जाए, हमारा सपना साकार हो रहा है। और यही वो वक्त है जब हम बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में ले आए। तो योगी सरकार की फिल्म पॉलिसी को लेकर सपा नेता अभिषेक मिश्र ने भी निशाना साधा। अभिषेक मिश्रा ने इसे जुमला करार दिया है। सीएम योगी ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया और अब सपा ने योगी सरकार पर ही निशाना साधा है। फिल्म सिटी को सपा ने बताया है जुमला। तो सीएम ने कहा कि यूपी में बनाएंगे सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी, लेकिन अब इसको लेकर भी निशाना साधा गया है। तो सपा ने इसको जुमला करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक और जुमला सामने आया है। अब जब 4 साल की सरकार हो रही है तो इनको फिल्म पॉलिसी और फिल्म सिटी याद आ रही है। पहला फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने दिया, फिल्म पॉलिसी पहली मजबूत समाजवादी सरकार ने दी, पहली फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल समाजवादी सरकार ने दी। उस इंस्टीट्यूशन को कितना डाइल्यूट इन्होंने किया है वो आज हमारे सामने दिख रहा है। लेकिन चलिए, कम से कम अब इनको याद है। इनको भी पता है साल भर के अंदर न इन्हें जमीन मिलने वाली है और न कोई फिल्म सिटी डेवलप होने वाला है। सिर्फ ये ध्यान बटाने का एक और जुमला है, जैसे कल हमने रेलो पुलिस का जुमला देखा। तो उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक सीटों पर चुनाव की तैयारी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आगरा की दोनों सीटों पर होने वाले चुनावों की तैयारी को जायजा लेने आगरा पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, यानी कि कार्यकर्ताओं और साथी पदाधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने और बेसिक शिक्षा में हुए परिवर्तनों कार्यकर्ताओं और साथी पदाधिकारियों के सामने उनको रखा गया। तो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। तो चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई है। शिक्षक सीटों पर चुनाव की ये तैयारियां, जिसको लेकर ये बैठक की गई। वहीं माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके गुर्गों की अवैध और बेनामी संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। अतीक के बाद अब उसके करीबियों की संपत्ति को भी जमींदोज किया जाने लगा है और इसी कड़ी में कौशाम्बी के सलाहपुर गांव में अतीक के गुर्गे पर कार्रवाई की गई है। अतीक के करीबी और उसके शार्प शूटर कहे जाने वाले मोहम्मद जैद के आलीशान आशियाने को ध्वस्त किया गया है और साथ ही अपराधियों के खिलाफ सख्त है योगी सरकार। अतीक अहमद के शार्प शूटर मोहम्मद जैद पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो शिकंजा इन पर कसा जा रहा है और जो भी इनके नेटवर्क में शामिल है, इनके संपर्क में है, उस पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तो जैद के अवैध मकान पर यह बुलडोजर चलाया गया है। शामली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। मेरठ करनाल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को
और साथ ही 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईवे पर जमकर हंगामा किया है। वहीं ट्रक चालक और ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर में आप देखिए कि बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर देखिए कि 2 बाल बचे। तो मौत की ये लाइव तस्वीर आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह हादसा कितना दर्दनाक, कितना भीषण। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो लोग बाइक पर सवार होकर आ रहे हैं, रोड को क्रॉस करते समय यहां पर 2 की मौत हो गई। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि बाल बच्चे हैं। वहीं मेरठ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। ऑडिट के नाम पर खुलेआम वसूली करने वाले शिक्षक विनोद शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, ऑडिट के नाम पर खुलेआम वसूली की जा रही थी और इस अवैध वसूली का वीडियो भी वायरल हो गया था, जिसके बाद बीएसए ने पूरे प्रकरण में जांच करते हुए शिक्षक विनोद शर्मा को सस्पेंड कर दिया। विनोद शर्मा फैजाबाद पंचगांव जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक है। तो अवैध वसूली करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा था। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। इंडिया न्यूज की इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो बीएसए ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर दोस्त ने ही दोस्त को मारी है गोली। आशु त्रिवेदी को उसी के मित्र जय सिंह ने गोली मार दी। जय सिंह नामक युवक पर गोली मारने का यह आरोप लगाया गया है और साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित दीनदयाल नगर की पूरी घटना। गोली चलना एक आम बात हो गई है। ऐसी ही घटना राजधानी लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित दीनदयाल में देखने को मिली है, जहां एक मित्र ने दूसरे मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हम आपको वो घटना स्थल दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त दीनदयाल के जो मेडिकल स्टोर है, जो काव्या मेडिकल स्टोर के नाम से जाना जाता है, ये वो दुकान है जहाँ पर 2 मित्र बैठे हुए थे और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और एकाएक गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जो आसपास के सीसीटीवी थे उसको खंगाल रहे हैं और आरोपी की तलाश भी कर रही है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से ये घटना अंजाम दी गई है, आखिर इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, ये तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो टीमें गठित की गई हैं डीसीपी नॉर्थ की तरफ से, तो ये आरोपी के पास तक कब तक पहुंचती हैं और आरोपी कब तक पुलिस गिरफ्त में आता है। लखनऊ से मोहम्मद कली। वहीं रामपुर में एक बुजुर्ग ने डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। आपको बता दें कि बुजुर्ग के बेटे पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद बुजुर्ग ने डीएम को भी पत्र लिखा। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बुजुर्ग आत्मदाह करने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने बुजुर्ग को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कहा, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दबंगों की गिरफ्तारी की मांग बुजुर्ग कर रहा था। बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की। डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की गई। तो दबंगों की गिरफ्तारी की मांग बुजुर्ग कर रहा था, लेकिन जब उसकी मांग नहीं सुनी गई, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद बुजुर्ग ने आत्मदाह करने की कोशिश की। डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की गई है, जहां दबंगों की गिरफ्तारी की मांग बुजुर्ग कर रहा था। तो रामपुर का पूरा मामला, डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश और साथ ही वहां पर पुलिस भी तैनात थी। पुलिस बल वहां पर मौजूद था, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने बुजुर्ग को रोकने की कोशिश की। बात करेंगे भदोही में 3 दिन पहले हुई 2 पक्षों में मारपीट में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम भी खुलवा दिया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही। तो इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है और फिलहाल ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 3 दिन पहले 2 पक्षों में ये झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कई लोग इसमें घायल हुए थे। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम भी कर दिया। तो 3 दिन पहले ही 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत भी हो गई है
इलाज के दौरान युवक की मौत हुई, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोश में। वहीं देश में मामूली सी बात पर भी हथियार निकालकर फायरिंग करने में भी लोग संकोच नहीं कर रहे। ताजा मामला जौनपुर का है, जहां पर मामूली कहासुनी में गोली चली, जिसमें बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के भरौली गांव में दिन दहाड़ी इस घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि दो पड़ोसियों से किसी बात को लेकर नोकझोंक चल रही थी। शनिवार की दोपहर दोनों पक्षों में मामूली विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें पड़ोसी युवक ने पिता पुत्र को गोली मार दी। इससे बेटे की मौत हो गई, लेकिन पिता गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित भी कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। थाना शाहगंज के अंतर्गत ग्राम भरौली में दो पड़ोसी हैं, इश्तियार, उनका पुत्र उसामा और तारिक। आज किसी बात को लेकर के तारिक और इन दोनों के बाप बेटे के बीच में किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें तारिक ने अपने पिताजी के लाइसेंसी रिवॉल्वर से इश्तिहार और उसामा को गोली मार दी है। इश्तिहार और उसामा को तत्काल संबंधित शाहगंज के अस्पताल में लेके जाया गया है, जहां पे उनकी हालत गंभीर है। इश्तिहार को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दो टीमें बना करके तारिक को अरेस्ट करने के लिए रवाना कर दी गई हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है, आपको अवगत करवाया जाएगा। जौनपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए गोंडा के एसपी राजकरण नैयर को जिले की कमान सौंपी गई। बावजूद उसके जौनपुर में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी कुछ दिनों पहले ही सरपतहा में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुगरा बादशाहपुर में स्टेट बैंक की ग्राहक सेवा केंद्र से दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई, तो वहीं बदलापुर में ट्रक ड्राइवर को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। इसके बाद आज शाहगंज में दबंगों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जिस तरह से पिता पुत्र को गोली मारी गई और वारदात में पुत्र की मौत हो गई, उससे पूरा जिला सहमसा गया है। एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि जिले में कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज नहीं है। फिलहाल एसपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है और जल्द ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।